हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम सेकंड पार्ट में स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था और कैसा अब है ब्रिटिश रूल के बाद। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की डिटेल को पढ़ेंगे और पार्ट 3 जो आएगा वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपका सेकंड पार्ट, जो कि आज होने वाला है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है। कहते भी हैं कि कृषि प्रधान देश है। तो आपका जो सेकंड फीचर कहें हम या सेकंड पार्ट कहें हम आपका इंडियन इकोनॉमी का, वो है आपका स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैंने लिखा है इसमें, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। लिखा है अराउंड 72% ऑफ द पॉपुलेशन डिराइव इट्स लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। यानी कि 72% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे, और जो अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर का यूज करती थी। विच रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर अलग ही एक रिफ्लेक्शन डालता था। However, this sector suffered from deep stagnation and chronic backwardness. इस तरह होने के बावजूद भी जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो सफ़र करने लगा और स्थिर हो गया और पीछे चला गया। फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नीचे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनसे हम समझते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। लिखा इसमें लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करें उससे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। प्रोडक्शन मीन्स टोटल आउटपुट, टोटल output, and then productivity means output per hectare of land, output per hectare of land। लिखा है इसमें प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट while productivity refers to output per hectare of land। यानी कितना पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में आउटपुट हमने लगाया वो प्रोडक्टिविटी, या कितना आउटपुट हमें मिला वो हमारा प्रोडक्टिविटी, और टोटल आउटपुट हमें जो मिलेगा वो हमारा प्रोडक्शन। बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें चाहे हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये बहुत ही ज़्यादा लो थे। दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स। यानी कि फार्मर्स के पास साधन कम थे, एंड लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और जो टिलर्स थे सॉइल के, उनके पास बहुत ही कम क्या थे? इंसेंटिव थे, जो कि वो लगा सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी ज़्यादा कमी हुआ करती थी। यहाँ पे एक टेबल दी गई, जो टेबल 1 shows production and productivity level in 1947
for wheat and rice compared with their level in 2021. इन 1947 को 2021 से कंपेयर किया गया है। इसमें दो फसलों को लिया गया है, क्रॉप्स को, एक व्हीट और एक राइस। क्रॉप में व्हीट लिया गया, राइस लिया गया, प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे प्रोडक्शन लाख टन में दिया गया और किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया गया। 1947 की हम बात करें तो जो व्हीट था वो 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो रहा था। वहीं 2021 की बात करें तो यही 3464 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। तो ऐसे आपके राइस के कंपैरिजन दिया गया। और प्रोडक्शन की बात करें तो 1947 में 64 लाख टन में हो रहा था और वही अब 2021 में आके 1095 लाख टन में होने लगा। राइस की मात्रा भी ये प्रोडक्शन बढ़ा। और ये सोर्स जो दिया गया वो किससे दिया गया? डी भट्टाचार्य, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 21-22 को जो सर्वे हुई थी इकोनॉमिक सर्वे, उससे जो डाटा है वो लिया गया। आगे लिखा है इसमें Table 1 shows that the productivity of wheat were nearly 5.2 times lower in 1947 compared with its level in 2021। यानी कि 1947 में 2021 से के कंपैरिजन किया जाए तो जो व्हीट है उसकी प्रोडक्टिविटी 5.2 टाइम्स कम है, 4 टाइम्स लोअर देन 1947। राइस की बात करें जो कि किससे कम है? 2021 से। तो ये कंपैरिजन करने के लिए आता है क्वेश्चन एग्जाम में। उसमें हमें ऐसे डाटा दिया जाएगा, उससे हमें ऐसे थ्योरेटिकल उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूड टू बी लो डिस्पाइट द फैक्ट दैट एरिया अंडर कल्टिवेशन टेंडेड टू एक्सपेंड ऑन प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अगर प्रोडक्टिविटी लो होती जाएगी तो ये पॉपुलेशन पे क्या होगा? एक बड़ा ही इम्पैक्ट डालेगा और जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन वो कम हो जाएगा। लाइकवाइज लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट वाज नियरली 17.1 टाइम्स लोअर एंड दैट अ राइस वाज नियरली 5.5 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर्ड विद देयर लेवल इन 2021। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 1947 में और 2021 में जो कंपेरिजन किया गया तो इस टाइम पे जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी इन कंपेरिजन टू 2021। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो दिया गया आपका एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के बारे में पहले हम जान लें कि जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या था। लिखा है अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडलमैन कॉल्ड जमींदार्स। यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे और जो टिलर ऑफ द सॉइल या हम कहें फार्मर, इनके बीच में मिडलमैन का काम कौन करता था? जमींदार। ये ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट किया था, उसमें जमींदारों को एक अपना सोर्स बना दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स। तो ये इंटरमीडिएरी काम करते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स और पीजेंट मतलब टिलर ऑफ द सॉइल या फार्मर्स। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो लिखा है इसमें एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लिखा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप among the government, the owners of the soil and the tiller of the soil। यानी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना दिया उन्होंने, यानी गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ पे ओनर्स ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में। दिस वाज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। इसको काफ़ी ज़्यादा फेमस जो हुआ उसे जमींदारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है लैंड सेटलमेंट एंड वाज पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेड in the then Bengal Presidency comprising parts of India's present day eastern states। आज बंगाल जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी
जो कि पहले पार्ट हुआ करता था इंडिया का, इसको ईस्टर्न स्टेट्स कहा जाता है, यानी कि जो आज कुछ हिस्सा काम चला गया है इसका बांग्लादेश में, बांग्लादेश। द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द सिस्टम वर एज दीज, कुछ फीचर्स दिए गए इसके जमींदारी सिस्टम के, वो देखते हैं। फर्स्ट जो दिया गया इसमें, फर्स्ट लिखा है द जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, यानी जो जमींदार थे उन्हें परमानेंट ओनर्स बना दिया गया था, which implied that the profit generated from cultivation were to accrue to जमींदार्स instead of the cultivators, यानी जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो किसके पास जाएगा, जमींदार के पास। आगे दिया था जमींदार बट टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, अब जमींदार क्या करेगा, एक फिक्स सम में गवर्नमेंट के पास लैंड रेवेन्यू के रूप में पहुंचा देगा और बाकी का अपने पास रख लेगा। द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड, फ्री था कि वो चाहे इतना टिलर्स ऑफ द सॉइल से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। In fact, the only interest of the जमींदार्स was to maximize revenue collection, इसका जमींदार का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था कि वो मैक्सिमाइज करे रेवेन्यू कलेक्शन को, इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ द टिलर्स, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप भूखे मर रहे कैसे मर रहे, यानी टिलर्स को पूरी तरह से क्या करना, इग्नोर करना। द जमींदार्स डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसे ना आपकी खेती बाड़ी में को अच्छा करना, उसे तो सिर्फ किससे मतलब कि आप प्रोडक्शन करो और जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से हम आपसे लैंड का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करेंगे। ओनर्स ऑफ द सॉइल वर्सेस टिलर्स ऑफ द सॉइल की बात करें, कंपैरिजन करें तो लिखा है ओनर्स ऑफ द सॉइल वर द जमींदार्स, जो ओनर ऑफ द सॉइल होते थे वो जमींदार्स होते थे और टिलर ऑफ द सॉइल जो होते थे वो पीजेंट्स होते थे, एंड लेबरर्स हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ जमींदार्स, और जमींदार के जो फार्म में काम करते थे वो लेबरर होते थे। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। आगे देखते हैं इसमें, आगे दिया द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग, जो इम्प्लीकेशंस थे लैंड सेटलमेंट सिस्टम के वो एक ऐसे चेतावनी थी किसके लिए, फार्मर्स के लिए और फार्मिंग के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लिखा है फर्स्ट, इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार, जमींदार के द्वारा अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था किसका, टिलर्स ऑफ द सॉइल का, यानी किसानों का, पीजेंट्स का। रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार्स which led to frequent eviction of the tillers of the soil, और जो रेट्स थे लैंड रेवेन्यू के वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, जो कि टिलर्स ऑफ द सॉइल के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। आगे टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर, अब जो टिलर्स थे वो अपना रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे तो उन्हें अपनी जमीनें जमींदार को गिरवी रखनी पड़ती थी, तो अब वो कैसे हो गए, पूरी तरह से लैंडलेस हो गए। आगे लिखा फार्मिंग इवन थ्रू इट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड वाज ड्राइवन टू डीप बैकवर्डनेस एंड लॉन्ग पीरियड स्टेगनेंस, यानी कि जो प्रिंसिपल सोर्स था लिवलीहुड का वही पूरी तरह से कहाँ चला गया, गड्ढे में चला गया और लंबे समय तक स्टेगनेशन इंडिया को झेलना पड़ा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे हम। थर्ड पॉइंट दिया आपका फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पे फूड क्रॉप की जाती थी, अब फूड क्रॉप को चेंज करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको कैश क्रॉप में चेंज कर दिया, यानी कि कैश क्रॉप का मतलब कि इंडिगो, सिल्क, ऐसी चीज़ों का, कॉटन, इनका उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, जो ब्रिटिशर्स जो कंपनीज थी, ब्रिटिशर्स फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको प्रमोट करें। तो यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाना, वहाँ से फ्रेश गुड्स को लेके आना, यहीं सेल करना, जिससे कि
मार्केट वैल्यू जो थी, मार्केट इकोनॉमी ब्रिटिशर्स की थी, वो जल्दी जल्दी बढ़ सके और पूरी तरह से इंडिया ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो जाए। लिखा है इसमें, आगे देखेंगे बेटा, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस कल्टीवेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। पहले लोग जीवन यापन के लिए, निर्वाह के लिए क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, खाने पीने फूड क्रॉप उगाते थे। अब उसको शिफ्ट कर दिया गया किसमें बेटा, कैश क्रॉप में शिफ्ट कर दिया गया। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप्स टू कोप विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो फार्मर्स थे उनसे फोर्स किया जाता था कि वो ग्रो करें कॉमर्शियल क्रॉप्स को, और जो कि किससे फ़ायदा मिले, किसकी ज़रूरत थी, ब्रिटिशर्स जो इंडस्ट्रीज थी उनका फ़ायदा हो और उनकी ज़रूरतें पूरी हों। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लिखा है इसमें, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, नील की खेती जो कपड़ों में डाई के लिए यूज होने लगी, एज इट वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। द फार्मर्स वर आइदर लर्ड और फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उन्हें एडवांस में पेमेंट किया जाने लगा और उसे फोर्सली उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स एक्सपोज द सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मर टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट फॉर देयर ओन सब्सिस्टेंस। अब कॉमर्शियल क्रॉप होने लगी तो जो सब्सिस्टेंस क्रॉप थी वो कम पड़ने लगी। अब उनको अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी अनिश्चितताएं देखने को मिलने लगी। कि हम आगे लिखा है, स्विचिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉप रेज क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स विच लेड टू देयर परपेचुअल इंडेप्टेडनेस। ठीक है, जब उनके पास फूड क्रॉप नहीं हुई तो खाने पीने के लिए उन्हें उधारी की जरूरत पड़ी। जब उधारी की जरूरत पड़ेगी, उधार लेंगे तो पूरी तरह से इन डेप्टेडनेस में चले जाएंगे, यानी कि ऋण तले दब जाएंगे, लोन लेना पड़ेगा और फिर जो लोन देगा तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। थोड़ा यार साइड में एक पॉइंट दिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान कितनी बार जो है वो अकाल पड़ा है इंडिया में, फेमाइन्स आए। फेमाइन्स रेफर टू द सेवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड की शॉर्टेज को हम क्या कहते हैं, फेमाइन्स कहते हैं। रिजल्टिंग इन वायोलेंट हंगर एंड स्टारवेशन, यानी भुखमरी जैसी समस्याएं क्रिएट हुई। फ्रॉम 1760 till 1943 इंडिया वाज हिट बाय टेरिबल फेमाइन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। इंडिया में 1760 से लेकर 1943 तक बराबर रेगुलर बेसिस पे फेमाइन्स का सामना करती रही। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एमंग्स दोज वाज द ग्रेट फेमाइन्स ऑफ बंगाल ऑफ 1769 एंड 70। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला फेमाइन्स ने वो बंगाल की फेमाइन्स थी जो 1769 और 70 में हुई थी, विच क्लेम अ लार्ज टोल ऑफ लिव्स, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जानें गई थी। मोर देन 85 मिलियंस पीपल डाइड। कितने बेटा, 85 मिलियंस पीपल डाइड ऑन टू रिपीटेड फेमाइन्स। बार बार जो फेमाइन्स हो रही थी उससे 85 मिलियन लोगों की जानें चली गई। इन कॉन्टेस्ट देयर हैज़ बीन नो फेमाइन्स रिलेटेड डेथ सिंस इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी फेमाइन से मौत नहीं हुई। तो बंगाल फेमाइन्स कब आई थी, 1943। मेरा फोर्थ पॉइंट देखेंगे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब आप ये जानते हैं सभी कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए किसानों के पास मनी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो लिखा है इसमें, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार्स took no interest in promoting investment in agriculture infrastructure। जमींदार हो चाहे कॉलोनियल गवर्नमेंट हो, इनको कोई रुचि नहीं थी कि वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें, उसमें इन्वेस्ट करें।
परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वर ऑफ फार क्राई, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था कुछ। एग्रीकल्चर वाज हैवी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, हमारे यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड थी। देयरफॉर कंटिन्यूड टू बी अनसर्टेन, और रेनफॉल कैसी थी, अनसर्टेन। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल which could have led to increased productivity of the sector। ना तो फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल, ये सभी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, लेकिन इन सभी को पूरी तरह से क्या किया जा रहा था, नेगलेक्ट किया जा रहा था। इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में कहीं चला गया। इसका गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि ओनर्स ऑफ द सॉइल मतलब जमींदार के बीच में, जमींदार के बीच में और पीजेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गल्फ था। लिखा है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज बात कैरेक्टराइज्ड बाय अ ह्यूज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल ऑन द वन हैंड, टिलर ऑफ द सॉइल ऑन द अदर, एक दूसरे के बीच में बनी रही थी और जो कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रही थी। वाइल द ओनर्स शेयर द आउटपुट, जो ओनर्स थे वो शेयर करते थे आउटपुट को, दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे वर merely इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। यानी कि जो जमींदार थे वो आउटपुट शेयर करते थे और हार्डली शेयर करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और इसके अलावा जो था वो इंटरेस्टेड थे मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी रेंटल इनकम, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेंटल इनकम अर्न हो, जो किसके टर्म्स में हो, शेयर ऑफ आउटपुट, जितना ज़्यादा आप उपज करो उतना ज़्यादा हमें रेंट दो। द टिलर्स ऑफ द सॉइल वर merely given enough for subsistence, यानी कि टिलर्स ऑफ द सॉइल को सिर्फ उतना दिया जाता था कि वो अपना जीवन निर्वाही कर सकें। Thus the tillers of the soil did not have resources to invest, इस वजह से जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होते थे उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते थे इन्वेस्ट करने के लिए। ओनर्स हैड नो इंटरेस्ट, और जो ओनर्स होते थे उन्हें कोई भी रुचि नहीं थी। इस वजह से स्टेगनेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर वाज द ऑब्वियस कंसिक्वेंस, यानी कि इसी कारण से जो परिणाम हमारे सामने है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेगनेशन हो गया और बैकवर्डनेस में चला गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। बेटा इंडिया में जो खेती बाड़ी है वो कैसी है, किसी के पास छोटा सा टुकड़ा है, किसी के पास एक टुकड़ा यहाँ है तो एक टुकड़ा यहाँ है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो खर्च करना पड़ता है। लिखा है आगे, इसमें पढ़ते हैं डिटेल में। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग में लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, यानी जो लैंड होल्डिंग्स थी वो कम भी थी और फ्रेगमेंटेड भी थी। लिखा है इसमें फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस हियर एंड अ पीस देयर, एक पीस इधर है तो एक पीस उधर है। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। अब छोटा सा जब खेत होगा उसमें ज़्यादा लागत लगेगी, कम प्रोडक्शन होगा, तो उसमें किसान को क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाता। हाँ लिखा सबसिस्टेंस आउटलुक, निर्वाह के लिए बस खेती कर पाते थे। लिखा फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, सिर्फ घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए ही खेती बाड़ी में उपज हो पाती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, सिर्फ बेसिक नीड्स को ही पूरा किया जा सकता था। देयर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट, अगर मार्केट में कुछ बेच भी दिया तो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल पाता था, इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कॉमर्शियल आउटलुक। अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड, यानी कि बैकवर्डनेस क्या हुआ, बैकवर्डनेस होने लगी, इस वजह से जो पॉवर्टी है वो डोमिनेट हो गई, यानी कि भारी पड़ने लगी, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब होने लगे। पार्टीशन ऑफ द कंट्री का जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया को पड़ा।
तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट की बात करें तो लिखा पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो अब पूछ लिया जाता है कि पार्टीशन का कैसा इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर में, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया गुड 82% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया। इंडिया के पास 82% पॉपुलेशन थी, तो उसके पास खाने के पीने के जो ग्रेन के लिए एरिया था वो 65% था। तो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। जो वेस्ट पंजाब है और सिंध है वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। इस वजह से ये प्रॉब्लम फूड क्राइसिस की कंट्री को पड़ी। आगे लिखा है इसमें ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वाज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की जो हालत थी वो पूरी तरह से बैकवर्ड हो गई थी और स्टेगनेंट यानी नॉन वाइब्रेंट हो गई थी। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लिखा है इसमें लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, एंड फोर्थ, सबसिस्टेंस आउटलुक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें stagnation of agriculture is explained in terms of these characteristics of agriculture on the eve of independence। यानी stagnation of agriculture explain क्या करता है, तो फर्स्ट देखो exploitative land settlement system under British Raj, second forced commercialization of agriculture, third point gulf between the owners of the soil and the tillers of the soil। तो ये स्टेगनेशन के पॉइंट्स हैं तीन, और ऊपर वाले जो थे वो तीन किसके अंडर में आते हैं, आपके बैकवर्डनेस के। चार पॉइंट जो हैं ये बैकवर्डनेस में आते हैं एग्रीकल्चर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे प्री ब्रिटिश पीरियड में जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमसे जुड़े रहिए।